हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो कक्षा 6 वाले विद्यार्थियों का जो समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे जो बुक है ना, उसके चौथे अध्याय जिसका नाम है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत के जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, मतलब इस अध्याय में, इस चौथे अध्याय में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का उत्तर हम आपको बताएंगे। ठीक ना। आप देखेंगे कि यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न में 3 ठो प्रश्न दिए गए हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले हम आपको बताएंगे। ठीक ना। उसके साथ ही साथ आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो पहले तो ये चैप्टर है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो प्रश्न, और आप यहाँ पे देखेंगे और स्क्रॉल करते जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं में भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों का भी उत्तर हम क्या करेंगे, आपको इसी वीडियो में बताएंगे। ठीक ना। इसमें टोटल कितने प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, तो इसमें आप देखेंगे कि टोटल 5 ठो प्रश्न है। ठीक ना। और 3 ठो जो स्टार्टिंग में दिया गया था महत्वपूर्ण प्रश्न में वो थे। ठीक ना। तो इन टोटल प्रश्नों को, इनकी जितने भी ये प्रश्न है ना, इन सभी का उत्तर हम आपको एक वीडियो में बता देंगे। ठीक ना। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं उसी पहले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे क्या पूछा गया था। यहाँ पे ध्यान दें, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर हम लोग पीडीएफ की तरफ चलेंगे। ठीक ना। पूछा क्या गया है कि हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। ठीक है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। ठीक है। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है पता है ना आपको। इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा प्यारे बच्चों, लिखिएगा कि हम ऐतिहासिक काल की गणना ईसा पूर्व और ईसवी सन के आधार पर करते हैं। देखिए, ईसा पूर्व का मतलब है ना कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और ईसवी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक ना। इसके आधार पर करते हैं। इससे यह पता चलता है कि कोई घटना कब हुई थी। ठीक ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दूसरा प्रश्न भी आप लोग उसी के नीचे देख सकते हैं जहां पे पहला प्रश्न था। दूसरा में पूछा जा रहा है कि इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता कर सकती है। ठीक ना, या फिर कर सकते हैं। ठीक ना। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखिएगा कि इतिहास को समझने में पुरातात्विक अवशेष, ठीक ना, पुरातात्विक अवशेष, शिलालेख, सिक्के, पांडुलिपियां, स्मारक और संग्रहालय में सुरक्षित वस्तुएं हमारी सहायता करती है। इससे हमें प्राचीन लोगों के जीवन, संस्कृति और घटनाओं की जानकारी मिलती है। ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी चलिए वो जो तीसरा प्रश्न था ना, उसको कंप्लीट करते हैं हम कि आदि मानव किस प्रकार रहते थे। ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा आदि मानव गुफाओं और पेड़ों के नीचे रहते थे। ठीक ना। वे शिकार करते थे तथा फल कंदमूल इकट्ठा करके भोजन प्राप्त करते थे। धीरे धीरे उन्होंने आग का उपयोग करना और औजार बनाना सीखा। ठीक ना। तो इस प्रकार से आदि मानव के बारे में आप लोग लिख लेंगे। ठीक ना। उसके बाद चलिए 3 प्रश्न जो सबसे फर्स्ट में ही दिया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, उसको हमने कंप्लीट किया। आगे जब पढ़िएगा तो इस चैप्टर के लास्ट में प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं में भी यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी का चलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तर को जानते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार का इतिहास लिखिए। जैसे आप क्या लिख सकते हैं कि अपना गांव में, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक ना। परियोजना के लिए अपने शिक्षक के से मार्गदर्शन हेतु निवेदन करें, मतलब अपने शिक्षक से रिक्वेस्ट करना है कि मुझे एक परियोजना बनाना है, अपने मतलब इस चीज के बारे में रिक्वेस्ट करना। बाकी नहीं भी रिक्वेस्ट कीजिएगा तो हम तो यहाँ पे आपको बता ही रहे हैं। ठीक ना। हम आपको क्या बता रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि आपको लिखना क्या है। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि हम आपके गांव के बारे में नहीं जानते, इसलिए हमने एक उदाहरण लेकर समझाया कि मेरा गांव का इतिहास। ठीक ना। तो सबसे पहले लिखिएगा मेरा गांव, यहाँ पे अपने गांव का नाम लिखिएगा जो भी आपका गांव है। ठीक ना, कि मेरा गांव ये है। ठीक ना। उसके बाद लिखा है यह गांव कई वर्षों से बसा है। यहाँ
पहले बहुत कम परिवार रहते थे, ठीक ना। यहाँ पहले बहुत कम परिवार रहते थे, लेकिन समय के साथ जनसंख्या बढ़ती गई। गांव में खेती मुख्य व्यवसाय है। यहाँ गेहूं, धान, मक्का और दलहन की खेती की जाती है, ठीक ना। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और आपको लिखना है। उसके बाद लिखिएगा कि गांव के इतिहास की जानकारी हमें गांव के बुजुर्गों, पुराने मंदिर, तालाब, पुराने दस्तावेज तथा सरकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। इन स्रोतों से पता चलता है कि समय के साथ गांव में सड़क, विद्यालय, बिजली और अन्य सुविधाएं का विकास हुआ, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पहले प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, अपने बुक के पेज नंबर 74 निकालेंगे, 74 पेज नंबर आप निकालेंगे, ये प्रश्न आपको बिल्कुल दिख जाएगा, ठीक ना। क्या पूछा गया है कि क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। अगर कर सकते हैं तो मतलब कारण बताना है, और नहीं कर सकते तो उसका भी कारण बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तुलना बिल्कुल कर सकते हैं, लिखिएगा हाँ। अब आपको कारण बताइए। अगर हाँ आपने बता दिया तो यहाँ पे दो चीज पूछा गया था। अगर हाँ तो कारण बताए, ना तो कारण बताए। तो आपने हाँ लिखा, उसके बाद कारण बताइएगा कि हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं। इतिहासकार भी जासूसों की तरह अतीत की घटनाओं और लोगों के बारे में सच्चाइयां जानने के लिए अलग अलग स्रोतों की खोज करते हैं, उनकी जांच करते हैं और जो जानकारी मिलती है उसे अच्छी तरह समझकर निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे जासूस की घटना की तह तक पहुंचने के लिए सुराग ढूंढता है। जैसे जासूस जो होता है किसी घटना की तह तक, मतलब एकदम अंत तक की, यह घटना कैसे हुई, किस तरह से हुई, तक पहुंचने के लिए सुराग ढूंढता है। जैसे निशान ढूंढता है, मतलब गवाह ढूंढेगा, बयान ढूंढेगा, ठीक ना, दस्तावेज आदि। वैसे ही इतिहासकार अतीत के स्रोत की खोज करते हैं और पुरातात्विक अवशेष, शिलालेख, सिक्के, पुराने दस्तावेज, चित्र, इमारतें आदि, वे इन स्रोतों की जांच करते हैं कि ये कितने पुराने हैं, कहाँ और किसने बनाया या लिखे, इनसे क्या जानकारी मिलती है और ये कितने विश्वसनीय है। इसके बाद इतिहासकार इन सूचनाओं को आपस में जोड़कर ठीक ना, सूचनाओं को आपस में जोड़कर यह समझने का प्रयास करते हैं कि अतीत में वास्तव में क्या हुआ होगा और लोग कैसे रहते थे, क्या सोचते थे और क्या करते थे। इस प्रकार दोनों का उद्देश्य सच्चाई तक पहुंचकर सही निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक ना, इतिहासकार का और जासूसों का, ठीक ना। तो आप लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन था। आप लोग सबसे पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद फिर इतना लिखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा इतना लिख लेंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न में ना 4 ठो प्रश्न दिया गया है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को लेते हैं, ठीक ना। तीसरा में पूछा क्या जा रहा है कि तिथियों के साथ कुछ अभ्यास, ठीक ना। और पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे करके 4 ठो प्रश्न है, ठीक ना। तो पहला में आपसे पूछा जा रहा है कि समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को काल क्रमानुसार लगाइए, ठीक ना। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि 323 सा, इसका मतलब हुआ कि सामान्य संवत, ठीक ना। फिर 323 यहाँ पे सन पूर्व, मतलब सामान्य संवत पूर्व, ठीक ना। वैसे यहाँ पे 100 सा लिखा है, फिर यहाँ पे 100 सा पूर्व, फिर 1900 है, फिर 1900 फिर यहाँ पे 1090 है और यहाँ पे 2024 है, ठीक ना। और इसके आगे अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो 2026 भी लिख सकते हैं, 2027 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप बात को समझ रहे हैं। चलिए हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। हम लोग को करना क्या है कि इसको लाइन से लिख देना है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए अभी चल रहा है, मान लीजिए कि 2026 और यहाँ पे है 2027, यहाँ पे है 2024, यहाँ पे है 2025,
20। अब हम बोले कि सबसे पहले जो आया था उसको पहले लिखिए, जो बाद में आया था उसको बाद में लिखिए, फिर उससे बाद में, फिर उससे बाद में। तो इन चारों साल में आप देखेंगे यहाँ पे 4 साल हमने लिखा ना, तो इसमें सबसे पहले कौन आया होगा? 2020 आया होगा। 2020 के बाद क्या आएगा? 24 आएगा। 24 के बाद 26 आएगा। 26 के बाद 27 आएगा। उसी प्रकार से आपको इसको भी क्या करना है? व्यवस्थित करना है, ठीक ना। तो आप लोग किस प्रकार से करेंगे? देखिए यहाँ पे हमने करके लाया है, ठीक ना। यहाँ पे लिख दिए हैं उत्तर और कालक्रम सबसे पहले से सबसे बाद। तो सबसे पहले ये आएगा 1900 सामान्य संवत पूर्व, ठीक ठीक ना। उसके बाद आएगा 323 सामान्य संवत पूर्व, ये शॉर्ट में लिखा है, फुल फॉर्म ये होगा, ठीक ना। उसके बाद 100 सामान्य संवत पूर्व होगा। उसके बाद 100 सामान्य संवत हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। उसके बाद 323 सामान्य संवत, फिर 1090 सामान्य संवत, फिर 2024 सामान्य संवत, ठीक ना। 2024 को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2024 ईस्वी, ठीक ना, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक ना। और इसको आप लोग बोल सकते हैं जो पूर्व है ना, ईस्वी पूर्व भी बोल सकते हैं कि 1900 ईस्वी पूर्व, या फिर इसको बोल सकते हैं 2024 ईस्वी, ठीक ना। आप बात को समझ रहे हैं। आपको बस इसी प्रकार से लिख देना है उसके आंसर में, ज्यादा डिटेल में जाइएगा कंफ्यूज होने लगेगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था? उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितना वर्ष पश्चात हुआ? बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के जन्म के कितना बाद सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म हुआ, आपसे ये पूछा जा रहा है। और उनका कौन सी शताब्दी में जन्म हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसके आंसर में क्या लिखिएगा, क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? लिखिएगा कि 320 सामान्य संवत पूर्व का संबंध चौथी शताब्दी से है, ठीक है, चौथी शताब्दी से। सामान्य संवत का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व, ठीक ना। यदि बुद्ध का जन्म 563 सामान्य संवत पूर्व माना जाए तो सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 243 वर्ष पश्चात हुआ। मतलब पहले क्या हुआ कि गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, उसके बाद 243 साल बीते, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद हुआ सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। गणना कैसे करेंगे आप? तो गौतम बुद्ध के जन्म में से आप क्या करेंगे? सम्राट चंद्रगुप्त का जो जन्म है उसको घटाएंगे तो आपको यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक ना। निष्कर्ष में इतना अगर नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्त का संबंध चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से है, ठीक ना। उनका जन्म बुद्ध के जन्म के 243 वर्ष पश्चात हुआ, ठीक ना। इस प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न पूछा गया था, तीसरा है कि झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ, मतलब 1828 ईस्वी में हुआ, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक ना। उनका संबंध किस शताब्दी से है? उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ, ठीक ना। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा कि 1828 सामान्य संवत का संबंध 19वीं शताब्दी से है। भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए झांसी की रानी का जन्म भारत की स्वतंत्रता से 119 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक ना। आप इसका गणना कैसे करेंगे? तो 1947 में से उनका जन्म जब हुआ उसको घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 1900 क्या निकल जाएगा, 119 वर्ष क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। इसी का चौथा प्रश्न में आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चौथा में पूछा जा रहा है कि 12,000, यहाँ पे क्या लिखा? 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। देखिए मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2026, अगर आप कहीं वीडियो देख रहे हैं तो मान लीजिए कि उस टाइम 2027 है, ठीक ना। तो मान के चलते कि अभी 2026 चल रहा है। अभी हम पूछे कि बताइए इससे 5 वर्ष पूर्व कौन सा समय था, तो आप क्या बोलेंगे? इसमें से 5 वर्ष घटा लेंगे, ठीक ना।
ठीक वही काम करना है। जैसे इसमें से 5 वर्ष घटाएगा तो बोलेगा 2021 होगा, आज से 5 साल पहले, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे 12,000 वर्ष आपको पूर्व बताना है, तो क्या करिएगा, जो आज समय है उसमें से 12 वर्ष घटा लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए वही काम हमने यहाँ पे किया है। उत्तर में हमने क्या लिखा है, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है कि 12 वर्ष पूर्व कौन सा हो जाएगा, तो 9,976 सामान्य ईसा पूर्व हो जाएगा, सामान्य सनवत पूर्व, जिसको आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि ईस्वी पूर्व, 9,976 ईस्वी पूर्व, ठीक ना। व्याख्या में आप लोग लिख सकते हैं कि वर्तमान वर्ष अगर 2024 चल रहा है, ठीक ना, तो सामान्य सनवत को आधार मानकर 12,000 में से 2024 घटाने पे कितना आ जाएगा, तो 9,976 प्राप्त होता है। इसलिए तिथि क्या हो जाएगी कि 9,976 सामान्य सनवत पूर्व होगी, ठीक ना। अगर आप 2026 का निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साल कम हो जाएगा, ठीक। अगर आप 2026 के लिए निकालना चाहते हैं, यहाँ पे 2026 रखिएगा, तो इस सभी जगह आप लोग क्या कीजिएगा, 9974 कर लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसको सेम टू सेम कॉपी भी करते हैं तो सही हो जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी निकटतम संग्रहालय में संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाइए। संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियां तैयार कीजिए। भ्रमण के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए और उसमें भ्रमण से जुड़ी स्मृतियों एवं रोचक बातों या घटनाओं को रेखांकित कीजिए, ठीक ना। ये आपको खुद से करना है, फिर भी हम आपके हेल्प के लिए इसको कर लाए हैं। आपको क्या करना है कि किसी भी संग्रहालय, मतलब जहां पुरानी चीजें रखी गई हो, वो हर एक राजधानी में होता है, हालांकि पटना में भी है, म्यूजियम जिसे बोला जाता है वही होता है संग्रहालय। तो आप लोग वहां पे भी जाकर उसको आपको करना है ये काम। लेकिन अगर आप नहीं किए हैं तो ये आपको एक उदाहरण के तौर पे हम इसको लिख कर लाए, इसको भी आप छाप सकते हैं, ठीक ना। उत्तर लिखिएगा, उदाहरण मत लिखिएगा, हम उदाहरण लिखेंगे क्योंकि हम इसको आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं कि इस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आप इसको सेम टू सेम छाप रहे हैं तो इसको मत छापिएगा कम से कम, ठीक ना। कम से कम इस उदाहरण को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे उत्तर लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा संग्रहालय का भ्रमण और रिपोर्ट, ठीक ना। लिखिएगा कि मैंने अपने निकट के संग्रहालय का भ्रमण किया, वहां प्राचीन मूर्तियां, पुराने सिक्के, शिलालेख, हथियार, बर्तन और ऐतिहासिक वस्तुएं देखी। भ्रमण से पहले मैंने संग्रहालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान मैंने महत्वपूर्ण बातें अपनी कॉपियों में लिखी, ठीक ना। इतना लिखने के बाद थोड़ा सा और आपको लिखना है। क्या लिखेगा कि इस भ्रमण से मुझे अपने देश के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत सी नई बातें सीखने को मिली। मुझे प्राचीन सिक्के और मूर्तियों सबसे अधिक रोचक लगी। मूर्तियां जो थी उसमें सिक्के था पुराना, वो मुझे रोचक लगा। यह भ्रमण ज्ञानवर्धक और यादगार रहा, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पांचवा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये भी आपको खुद से ही करना है। देखिए क्या है कि अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए। किसी को बुलाना है, विज्ञानी को बुलाना है, ठीक ना, या फिर इतिहासकार को बुलाना है, ठीक ना। विज्ञानी मतलब विज्ञान, जो उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियर, ठीक ना। इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक जो नई नई चीजों की खोज करती है, उनको आपको क्या करना है, आमंत्रित करना है और उनसे स्थानीय इतिहास एवं उसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है इस विषय में व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। आपको क्या करना है कि किसी भी इतिहासकार को बुलाना है, बोलना है कि यहाँ के आसपास के बारे में हमको बताइए और ये जानना क्यों जरूरी है, ये भी उनसे पूछना है। तो आपको खुद से करना था। बाकी हमको पता है कि कोई आएगा नहीं, इतिहासकार आपके स्कूल में जल्दी आएगा नहीं, इसलिए हमने इसको भी लिख कर लाए हैं। ये आला बिल्कुल आप लोग छाप लीजिएगा। अगर आपके स्कूल में कोई इतिहासकार नहीं आ रहा है तो ये जरूर लिख के जाएंगे आप। हमने अपने विद्यालय में एक इतिहासकार को आमंत्रित किया।
उन्होंने स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी दी और बताया कि स्थानीय इतिहास से हमें अपने क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थानीय इतिहास को जानने से हमें अपनी विरासत की रक्षा करने और उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। उनका व्याख्यान बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक था। ठीक ना, तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इन पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, तो जो चैप्टर हम लोग का कौन सा था, 4 चैप्टर था ना, उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक ना, बाकी ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाएंगे और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। ठीक ना, और एक हम नंबर आपको देते हैं, इस नंबर को आप अपने फोन में सेव कर लेंगे 7255057205। इस नंबर को फोन में सेव कर लेंगे और कोई भी वीडियो आपको नहीं मिले ना तो इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप मैसेज करना है या फिर व्हाट्सअप कॉल करना है। अगर नॉर्मल कॉल ना लगे तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कॉल ही करना है। ठीक ना, बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग आगे के अध्याय के क्वेश्चन आंसर को करेंगे।